हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री का ये जो चैनल है, इस पे हम नेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ही यहाँ पर आपको जो टॉपिक है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी कुछ ऐसे ही आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। ये एशियन हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। एमसीक्यू सीरीज वाइज जो टॉपिक पूछे जाते हैं और हम क्विक एंड शॉर्ट वे में ये टॉपिक जानेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज ना होकर ये एक टॉपिक सीरीज है जिसमें हम एमसीक्यू जहां से बनते हैं वैसे जो टॉपिक है वहां पर आपको जो दिए जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, जाकर उनको देखिएगा जरूर। स्टार्टिंग से जो टॉपिक है वो हमारे चल रहे हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं जो हम आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये भारत के इतिहास के स्रोत से रिलेटेड है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से ये सब टॉपिक हमने कवर अप कर लिए हैं। जहां तक पूरा हमने कवर अप कर लिया है, तो जाकर जो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस जो हमारी वीडियो है वो जाकर देखिए। वहां पर आपको ये सभी जो टॉपिक है मिल जाएंगे, क्विक एंड शॉर्ट वे में है। और आज हम करेंगे भारत के बारे में। जो विदेशी यात्री जो आए थे उन्होंने क्या अपने जो अपना जो व्यू पॉइंट क्या थे, वो जो उन्होंने चीजें देखी अपने अकॉर्डिंग, जो अपनी पुस्तकों के राही जो हमें बताया है, वो सब चीजें हम आज जानेंगे कि उनके कौन कौन सी पुस्तकें थी, किसमें क्या क्या चीजों के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो थैंक यू, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन जो भी अच्छी तरह से चलती रहे। इसके अलावा आप मुझे और भी डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी आप मेरे जो कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, डिटेल वाइज है, तो जाकर वहां पर भी आप देख सकते हो और वहां पर भी मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा अगर वहां पर भी पसंद आए। तो कमेंट को जो लाइक कर जरूर बताइएगा जहां पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है। तो उसमें हम जानेंगे भारत के बारे में। जो विदेशी यात्रियों का जो विवरण था वो क्या था। तो पहले कौन था? पहले आया था स्काईलैक्स। क्या था स्काईलैक्स? तो ये एक ईरानी शासक दारा का यूनानी सैनिक था। और क्या था? हिको हिकोटियस जो मिलेटस जो है, ये इस नामक यूनानी लेखकों की रचनाओं में भारत की केवल सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र का उस तक का जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। दोनों ही जो लेखक थे हेरोडोटस के पूर्ववर्ती थे। क्या थे? हेरोडोटस के पूर्ववर्ती ये माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है टेसियस। टेसियस क्या था? ये ईरानी राज्यवैद्य था। ये कभी भारत में ही आया था और जो ईरानी अधिकारी थे उनसे ही भारत के विषयक ज्ञान की प्राप्ति जो करके लिखा गया था। उसने जो भी जो जानकारी थी वो हासिल की, वो सिर्फ जो जाना उसके आधार पर ही जो लिखा था, लेकिन ये भारत में नहीं आया था। भारत पर इंडिका भी लिखी इसकी, मैग्नेटीज की भी इंडिका है और इसकी भी इंडिका है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आता है। एवं फ्रांस का पाशिकन नामक जो इतिहास है वो भी इसके द्वारा लिखा गया था। हेरोडोट को इतिहास का पितामह कहा जाता है और हेरोडोट ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत व फ्रांस के जो संबंध का जो वर्णन है वो अनुश्रुतियों के आधार पर किया, और ये भी कभी भारत में नहीं आया था हेरोडोट। उसके बाद आ जाता है नियकर्स, जो ये सिकंदर में जहाजी बेड़े का ये सेनापति था। आर्ने स्केटस, ये सिकंदर की जीवनी इसके द्वारा लिखी गई थी। स्ट्रेबोबुस जो था, इसने युद्धों का जो इतिहास वो उस नामक जो पुस्तक थी, जो ग्रंथ कह लो, वो लिखा, और ये सिकंदर के साथ भारत में आया था। फिर उसके बाद आ जाता है मैग्नथीस। ये कौन था? सेलियोक्स निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये राजदूत मैग्नथीस 14 वर्ष तक ये भारत में रहा था, और इसने भी इंडिका नामक जो पुस्तक लिखी थी, लेकिन जो मूल उपलब्ध नहीं है। फिर इसके बाद पूर्ववर्ती जो नानी लेखक, जिसमें कि स्ट्रैबो आ जाता है, प्लिनी है, एरियन, प्लूटॉक, जस्टिस डायोडोरस, इसकी कुछ रचनाएं जो है ये जो इंडिका के उदाहरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ जो यात्री थे, जो यूनानी यात्री जो आए थे भारत में, कुछ नहीं आए थे, सिर्फ उन्होंने क्या था कि दूसरों से ज्ञान प्राप्त कर कर ही जो पुस्तकें थी वो अपनी लिखी थी। तो ये था। उसके बाद जो आ जाता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, जानते हैं मैग्नेसीस। जो हमने अभी पढ़ा है कि ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। मैग्नेसीस 14 वर्ष तक रहा था। इंडिका लिखी थी और ये उपलब्ध नहीं है। उसके बाद जो कुछ रचनाएं जो इंडिका के उदाहरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद आ जाता है 1846 में ई एस वाइनब्रेक जो थे, उनके उदाहरणों के
एक स्थान पर संग्रहित कर इंडिका पुस्तक के रूप में उसको प्रकाशित भी किया था। 1891 में जे.डब्ल्यू. मैकिन्डन जो थे उन्होंने इंडिका को अंग्रेजी भाषा में क्या था अनुवादित आगे चलकर किया था। फिर उसके बाद आ जाता है डायमैक्स। ये सीरिया का राजा एंटियोक्स के राजदूत के रूप में बिंदुसार जो था उसके दरबार में रहा था। फिर डायनोसियस आ जाता है, मिस्र के नरेश टॉर्बी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में ये आया था। उसके बाद आ जाता है प्लिनी दी एल्डर जो है ये प्रथम शताब्दी में 75 ईसा के आसपास लैटिन भाषा में नेचुरा हिस्टोरिका लिखी। इसके छठे अध्याय में दिया गया है कि भारत का जो वर्णन है वो मैग्नेटिस की इंडी पर आधारित था। प्लिनी जो था जो इटली का नागरिक था और भारतीय इटली के मध्य व्यापार का जो वर्णन है वो मिलता है। प्लिनी रोम में भारी मात्रा में भारत को निर्यात होने वाले सोने के लिए दुख प्रकट करता है और इसमें भारतीय वनस्पति खनिज एवं पशुओं की जो जानकारी है वो इसमें मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है टॉलमी। इसने ग्रीक भाषा में 150 ईसा के आसपास जियोग्राफिक नामक जो पुस्तक थी वो लिखी थी। एक अज्ञात लेखक जो ग्रीक की भाषा में जिसने पेरिप्लस ऑफ द यूरेशियन सी, तो इसका जो लेखक था वो अज्ञात था, उसके बारे में नहीं पता है। उसने पेरिप्लस ऑफ द यूरेशियन सी में प्रथम शताब्दी समय भारत में जो बंदरगाह और उसके द्वारा होने वाला जो व्यापार की जो वस्तुएं की जो जानकारी है वो जहां से मिलती है। 80 ईसा से 115 ईसा तक के बीच की पूरी जो जानकारी वो मिलती है। इसमें लाल सागर से भारत तक की जो यात्रा है उसका वर्णन भी दिया गया है और एशियन सी का जो अर्थ है वो होता है लाल सागर। फिलाडेल्फस हॉर्वे शॉफ ने इसका जो अंग्रेजी में वो क्या अनुवाद किया था। प्लूटॉक जो था उसने पैरेलल लाइव्स में मोरालिया एवं लाइफ ऑफ द अलेक्जेंडर ये कुछ पुस्तकें जो थी उसने प्लूटॉक ने वो लिखी थी, पैरेलल लाइव्स, मोरालिया और लाइफ ऑफ द अलेक्जेंड्रा। उसके बाद आ जाता है जस्टिन। जस्टिन क्या था, इसका सार संग्रह नामक जो थी पुस्तक थी वो लिखी थी। जस्टिन का कथन था कि जो सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन में दास्ता का जुआ उतार फेंका एवं यूनानी जो शत्रपों की हत्या भी की। तो ये जस्टिन का कथन बताया गया है। ऐसे कथन के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये कथन किसका है और किसके द्वारा कहा गया है, तो ऐसे कथन भी ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद आ जाता है स्ट्रैबो। तो ये इसका टाइम पीरियड 64 ईसा से 23 ईसा तक का था। ईसा की प्रथम शताब्दी में ग्रीक भाषा में जियोग्राफिका नामक जो थी ऐतिहासिक ग्रंथ वो लिखा गया था। 70 खंडों में ये विभक्त था और भारत के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। स्ट्रैबो ने डायमैक्स को सबसे बड़ा झूठा तथा मैग्नेटिस को डायमैक्स के बाद में सबसे बड़ा झूठा बताया था। उसके बाद आ जाता है हेरियम जो 92 ईसा से 175 ईसा तक का उसका टाइम पीरियड था। ईसा की दूसरी शताब्दी में एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक जो दो ग्रंथ वो लिखे थे और ये किस पर आधारित है, मैग्नेटिस की इंडिका पर। फिर आ जाता है पेट्रोक्लिस जो है ये पूर्वी देशों में भूगोल लिखा गया। इसने भारत के संबंधी वर्णन की स्ट्रैबो तथा सिकंदरिया में जो पुस्तकालय अध्यक्ष और एरेटोस्थैनीस ने इसकी क्या थी प्रशंसा की थी। फिर आ जाता है कॉम्स इंडिको प्लस तेज। तो इस नाम से विख्यात इस यूनानी भिक्षु ने समुद्र, ये भिक्षु था और इसने समुद्र मार्ग से भारत एवं श्रीलंका की यात्रा की और इसने अपनी जो पुस्तक थी क्रिश्चियन टोपोग्राफी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी दी है। कॉस्मस उपनाम भारतीय नाविक जो था दी एंड्रोकोप्लास्टेस जो थी ये था और कॉस्मस ही वही यूनानी भिक्षु था जो यहाँ आकर जो बौद्ध बन गया था। तो ज्यादातर जो बौद्ध भिक्षु थे श्रीलंका भी कह सकते हैं कि बौद्ध का जो केंद्र माना गया है, तो इसलिए जो इसने भारत से श्रीलंका की क्या थी यात्रा की थी कॉस्मस ने। उसके बाद आ जाते हैं चीनी लेखक। तो पहले हमने यूनानी लेखकों के बारे में जाना, अब चीनी लेखक आ जाते हैं। तो चीनी यात्री भारत में यिंतु कहते थे। क्या कहते थे इनको, जो यात्री थे उनको यिंतु कहते थे। पहला था सुमाचीन। सुमाचीन ये सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो इतिहासकार था। इस चीनी इतिहास का इसको जन्मदाता कहा जाता है और प्रथम शताब्दी ईसा में भारत में इसने ग्रंथ लिखा था जिसमें भारत के बारे में जो जानकारी है वो हमें मिलती है। यिंतु कहते थे यात्रियों को और सुमाचीन जो पहला था सर्वप्रथम तो इतिहास का था। उसके बाद आ जाता है फाहियान। फाहियान ये चीनी जाति था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था 399 से 414 ईस्वी के बीच में। 15 वर्ष के इसने उस टाइम पूरा टाइम पीरियड भारत में रहा था और इसने ही यही कहा था कि राजा के नाम का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। इसकी यात्रा का उद्देश्य क्या था कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना है
और फूको की नामक इसने भी पुस्तक लिखी और अपनी पूर्ण जो यात्रा का वृत्तांत था उसमें वर्णन किया है। फाहियान स्थल मार्ग से भारत आया था और जल मार्ग से ही ये वापस किया गया था। इसमें कई बार पूछा गया था कि कौन जल मार्ग से आया था, कौन स्थल मार्ग से गया था, कौन जल मार्ग से ही वापस गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार घुमाकर पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो फाहियान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा और शेर अशोक के जो स्तंभ हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है। उसके बाद आ जाता है ह्योनसांग। ये हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष तक भारत में रहा था और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने क्या की थी, शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाता है इसकी यात्रा का जो विवरण मिलता है वो किसमें मिलता है, सी यू की के नामक ग्रंथ में, जो आप पुस्तक कह लो। ह्योनसांग को प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स जो होते हैं, जो तीर्थ यात्रा का राजकुमार जिनको कहते हैं पिलग्रिम्स, वो उसको कहा। और ह्योनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ह्योनसांग स्थल मार्ग से आया था और स्थल मार्ग से ही ये वापस भी गया था। सर्वप्रथम ये कपिशा राज्य में पहुंचा। ह्योनसांग जब भास्कर वर्मन के दरबार में गया तो उसने तब हर्ष ने ह्योनसांग को वहां उसको भेजने को कहा, तो भास्कर वर्मन ने कहा कि ये चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा। ह्योनसांग एक हर्ष एवं जो हर्ष की पहली भेंट थी वो बंगाल, जिसको कि क जंगल कहते हैं, वहां पर हुई थी। और ह्योनसांग ने शूद्रों को कृषक के रूप में बताया है। तो ये यात्रा के वृत्तांत के दौरान बताया था। उसके बाद आ जाता है इत्सिंग। इत्सिंग जो था ये भी चीनी यात्री था। इसने इसका जो टाइम पीरियड था 671 से 693 तक का था और चीनी जाति 7वीं शताब्दी में अंत में ये भारत आया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वहां पर आया था। प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की जो आत्मकथाएं होती नामक जो ग्रंथ थे उसमें 56 जो बौद्ध भिक्षु और 56 बौद्ध यात्री थे उनका वर्णन मिलता है। तो ये समुद्र मार्ग से भारत में आया था, समुद्र मार्ग से ही ये वापस भी गया था। उसके बाद कुछ आ जाते हैं और जो चीनी जाति थे, जिसमें कि हुई ली है, इसने ह्योनसांग की जीवनी लिखी। मा तनवन लिन जो हर्ष के पूर्व अभियान का वर्णन मिलता है। चाओ यू कुआ जो थो इन्होंने चोल इतिहास का जो विवरण वो दिया है। और चू फान ची नामक जो पुस्तक थी जिसमें दक्षिण भारत एवं चीन के जो व्यापार के संबंध थे इसकी जो जानकारी है वो इसमें मिलती है। चांग यू कुआ की पुस्तक में मध्यकालीन चोल युगीन जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद कुछ जो आ जाते हैं सुंगयुन, ये भी चीनी बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने भारत आया था और 515 से 522 तक मध्य गंधार की यात्रा इसने की थी। उसके बाद आ जाता है वांगशुआंस जो थे वांग हुई सी। इन्होंने चीनी यात्री थे जिन्होंने 3 बार जो भारत की वो यात्रा की थी। मुआन जो थे ये 1451 में ये भारत में आया था। उसके बाद आ जाते हैं अरब यात्री कुछ। तो हमने यूनानी, चीनी और अब हम अरब यात्री जो आए थे उसके बारे में। तो अरब यात्रियों में अल बेरूनी था, सुलेमान अल मसूदी, इब्न खुदर्ब आदि ये प्रमुख आ जाते हैं। तो पहले हम जानेंगे अल बेरूनी ने तहकीके हिंद वो लिखी थी, किताब हिंद भी इसको कहा जाता है। ये महमूद गजनवी का राजज्योतिषी था, उसने गीता, पुराण, वरामिरीत, महागुप्त आदि इस पर भी अध्ययन किया था। अल-बेरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था को कठोरता पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने व व्यवसाय व्यापार करने और दूसरे में परिवर्तन करने की जो अनुमति थी वो नहीं होती थी, कि ये अनुमति नहीं होती थी कि कोई भी किसी दूसरे का व्यापार करेगा या अपनी जाति से बाहर विवाह करेगा। तो ये अनुमति उस टाइम पर नहीं थी। तो जाति व्यवस्था उस टाइम पर जो जाति प्रथा थी बहुत ज्यादा कठोर होती थी और वहां पर पालन होता था इस प्रकार। फिर आ जाता है सुलेमान। ये 9वीं शताब्दी में भारत में आने वाला अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार और पाल राजा जो उसमें विषय में लिखा था। पाल शासक को रोमा, राष्ट्रकूट राजा में बलहर और राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत को मंकीर भी कहा है। तो ये कुछ नाम है जो दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। लिखता है कि बलहर की जुज के राजा के साथ शत्रुता थी कि कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार नरेश के साथ। सुलेमान के अनुसार बलहर का राज्य संसार के 4 बड़े राजाओं में से एक था, जो राज्य थे उसमें एक था। अखबार उल सिंध वाल हिंद नामक पुस्तक की रचना की और सुलेमान ने सती प्रथा को लिख किया। ज्यादातर ये ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या नाम दिए गए, जैसे कि पाशासक को रहमा, राष्ट्रकूट राज्य को बलहर और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी उसको मंकीर या मान्यखेत वो कहते थे। और इसकी पुस्तक का नाम है अखबार उल सिंध वाल हिंद। और सती प्रथा का इसने उल्लेख किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाता है अल मसूदी।
अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है। 1915 और 16 में बगदाद के यात्री अल मसूदी के प्रतिहार व राष्ट्रकूट राजाओं के विषय में अपने ग्रंथ क्या था, मुर्जुल वहाब में लिखा था। ये प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया और ये प्रतिहार शासक को बाउर कहा जाता था। क्या, बाउर। तो अल मसूदी ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बलहर का नाम दिया था। ये ध्यान में रखिएगा किसको क्या कहा गया था। इसमें क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि बाउर कहा किसको, प्रतिहार शासकों को, किसने, अल मसूदी ने। फिर उसके बाद आ जाता है इब्न खुदर। तो ये फारसी भूगोल वेता था। इसने किताब उल मासिक उल ममालिक जो मार्ग व राज्यों का विवरण उस पर आधारित थी पुस्तक, ये ग्रंथ लिखा था, अरबी में था। और भारतीय समाज में 7 जातियां होती थी उसका विवरण दिया है। तो 7 जातियों में विविधता वो किस प्रकार थी, जिसमें कि सब कफूरिया जो थे ये वर्ग में राजा चुने जाते थे, कतरिया जो आते ये क्षत्रिय होते थे, ब्रह्मा जो ब्राह्मण थे, बसुरिया वैश्य कहा जाता था, सुधारिया शूद्र और संडालिया चंडाल होते थे, और लहूद जो होते थे ये खानाबदोश जातियां होती थी, उनको कहा गया है। तो उन्होंने अपने जो अकॉर्डिंग वर्ण वर्णित किया है, किसने, इब्न खुदर ने, किसमें, किताब उल जो मासिक उल ममालिक में। तो आगे आ जाता है कि इब्न खुदैर ने लिखा कि कभी कभी वृद्ध जो मनुष्य जो थे तीर्थ स्थलों में पानी में डूबकर जा अंतिम अग्नि में अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर लेते थे। और फिर उसके बाद आ जाता है अल बिलादुरी। अल बिलादुरी जो थे ये भी 9वीं सदी में आए थे। फुतू उल बुलादन नामक ग्रंथ लिखा था। देवल स्मृति में प्रतिपादित शूद्री आंदोलन की पुष्टि होती है इसमें, जिसके द्वारा जबरन इस्लाम ग्रहण करने वाले जो हिंदुओं को पुनर्हिंदू धर्म में शामिल किया जाता था। तो ये इसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद आ जाता है अल इदरीसी। तो अल इदरीसी जो थे इन्होंने नजहल जुल मुश्ताक नामक जो ग्रंथ था उसकी रचना की, किसमें, 11वीं शताब्दी में। भारत के चरित्र व न्याय प्रियता की प्रशंसा करता है। भारतीयों के द्वारा की जाने वाली वृक्ष पूजा तथा सूर्य पूजा का भी उल्लेख इसमें मिलता है। फिर अबू जईद जो आ जाता है, ये भारत व चीन की यात्रा की तथा दोनों देशों का तुलनात्मक जो वर्णन उसने किया है, कि तुलना की है दोनों देशों की, भारत और चीन की। सिलसिला उत तवारीख इसकी रचना लिखी। फिर इब्न होल्क जो ये इशलाक उल बिलाद ने भारत के बारे में जानकारी दी। इब्ने हौलाक में 1943 से 1963 के बीच की जो यात्रा थी उस टाइम पीरियड में की थी। उसके बाद आ जाता है इसके बारे में है कि इब्न हौलक की पुस्तक किताब उल सूरत अल अद है, और इस्तखरी के कार्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। इस्तखरी क्या है, तो अल इस्तखरी जो थी, अल इस्तखरी ने किताब उल अकलीक तथा मासिलिक उल ममालिक की रचना की, जिसमें भारत के विषय की जानकारी मिलती है। इस्तखरी जो होता था ईरान के इस्तखर शहर का निवासी था। ये 1951 में भारत में आया था और अल इस्तखरी सिंध के इब्न होल्क से मिला था। इस्तखरी पवन चक्की के बारे में भी इसने सबसे पहले उल्लेख किया और इस्तखरी ने विश्व का मानचित्र भी बनाया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस्तखरी ईरान का इस्तक शासक का निवासी था। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट आ जाता है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो क्या था, ये वेनिस इटली के यात्री मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों को राजकुमार कहा जाता था। पांड्य शासक कुलशेखर मारवन के समय में मार्को पोलो भारत आया था और काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का उल्लेख इसने किया था। मार्को पोलो 1288 में चीन के मंगोल शासक कुबलाया खान के दरबार में ये आया था। इसने रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला जो पूर्व यूरोपियन यात्री था, प्रथम ये यूरोपियन यात्री था जिसने रेशम मार्ग की जो यात्रा थी वो की थी। और लास्ट में आ जाता है कुछ हम सम्मत जो आ जाते हैं प्रमुख भारत के, उसके बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारत के कुछ सम्मत आ जाते थे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कली सम्मत। तो ये महाभारत के युद्ध में 20 वर्ष के बाद में एवं राजा परीक्षित के जन्म के समय में प्रारंभ होता है और हॉल अभिलेख में इसका उल्लेख वो मिलता है। फिर उसके बाद आ जाता है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत जो था ये 57 से 58 ईसा तक का इसका जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है। फिर विक्रम संवत को कृत संवत या मालवा संवत भी कहते हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया गया और वर्तमान में भारत में ये संवत प्रचलित है। उसके बाद आ जाता है शक संवत जो 78 ईसा का था। कुशाण शासक निशक इसे प्रारंभ किया और शकों द्वारा दीर्घ काल तक इस संवत का काम लाने के लिए किया जाता था, कारण इसे शक संवत कहा जाने लगा था।
तो शक संवत ही भारत का राष्ट्रीय संवत जो था वो बना था। उसके बाद आ जाता है गुप्त संवत। तो गुप्त संवत जो था ये गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त जो थे उस प्रथम का था, और गुजरात के वल्लभी के मैत्रिक शासकों के द्वारा भी इस संवत का प्रयोग किया गया था, और वल्लभी संवत भी इसको कहा जाता था। फिर उसके बाद आ जाता है कलचुरी चेंदी संवत। तो कलचुरी चेंदी संवत इस संवत की जो स्थापना थी पश्चिमी भारत के अभीर वंशीय नरेश ईश्वर सेन द्वारा की गई। बाद में इसे कलचुरी चेंदी शासकों के द्वारा अपना लिया गया। त्रिकुटक नामक एक छोटे से वंश के द्वारा मुस्लिम आक्रमणों के काल तक मध्य भारत में ये संवत प्रचलित रहा था। उसके बाद आ जाता है हर्ष संवत। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के द्वारा चलाया गया था। नेपाल के लेखों में भी इस संवत का प्रयोग पाया जाता है। फिर कलिंग संवत आ जाता है, महाभारत युद्ध के समय प्रारंभ माना जाता है, और दक्षिण भारत में अब भी पंचांग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कलिंग संवत का। सप्तश्री संवत जो है ये लौकिक संवत भी कहा गया है। 11वीं सदी तक कश्मीर में ये प्रचलित था। फिर आ जाता है अनंत विक्रम संवत। इसका प्रयोग पृथ्वीराज रासो के जो कवि थे चांद्रदाई उन्होंने किया। चालुक्य विक्रम संवत, कल्याणी के जो चालुक्य थे शासक जो विक्रमादित्य पुष्टम ने अपने सिंहासन राहुल के जो उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया था। उसके बाद आ जाता है बंगाल का लक्ष्मण संवत, नेपाल के नरेश नेवार संवत, मालाबार का कोल्लम संवत, और श्रीलंका के बुद्ध संवत तथा जैन का मत्तावालंबियों के महावीर संवत जो थे ये संवत प्रचलित थे। तो फ्रेंड्स ये कुछ टॉपिक थे जिसमें हमने आज संवतों के बारे में, जो चीनी यात्री फिर यूनानी यात्री जो आए थे, मुसलमान यात्री जो आए थे, उसके बारे में हमने ये पूर्ण जो टॉपिक है आज हमने कवर अप किया है। तो होपफुली आपको ये सभी लेसन पसंद आएंगे, आज के भी और जो प्रीवियस भी मैंने जो पिछली वीडियो में दिए हुए हैं सभी। तो प्लीज इन सभी को याद कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप और भी डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। लेसन्स अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।